नमस्ते। हम आज एकत्रित हुए हैं जो एक ज्वलंत विषय हमारे सामने आया है। रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंची एक प्रतिभाशाली भारतीय बच्ची जो प्राकृतिक ऊर्जा इत्यादि के क्षेत्र में अपने विशेष प्रोजेक्ट को लेकर वहां पहुंची थी और पहली बार कोई भारतीय युवती, भारतीय महिला जो छात्र संघ की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। बहुत अधिक वोट पड़े, इंटरनेट पर जो संख्या बता रहे हैं 1900 से अधिक वोट उन्हें पड़े। कुल 3400 में से आधे से अधिक वोट उनके पक्ष में गए। तो इतने भारी बहुमत से एक बच्ची को चुना गया और उत्साहित भी थी। उनकी पुरानी पोस्ट देखे तो जिस तरह समाचार पत्रों ने, और भारत के लिए और विशेषकर यानी कोरोना का जो एक अवसाद सा सब तरफ चल रहा था, उसमें कोई सुखद समाचार आता है, हमारे बच्चे विशेषतः आगे बढ़ते हैं। बड़ी आयु का कोई व्यक्ति हमारे समुदाय का आगे बढ़ता है तो भी प्रसन्नता होती है, लेकिन अगली पीढ़ी वाले जब आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वे अपना स्थान वैश्विक धरातल पर बना रहे हैं। हमें विशेष हर्ष होता है। और जिस प्रकार से वह अपनी भारतीय जड़ों को रेखांकित कर रही थी, जब उनका जो चुनाव प्रचार था उसमें भी रश्मि ने अपनी भारतीय जड़ों को रेखांकित किया, तो हम जैसे लोगों के लिए विशेष हर्ष की बात थी कि हमारे बच्चे केवल आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, वे अपनी जड़ों को भी पहचानते हैं, जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। तो सभी का आशीर्वाद, एक पूरे राष्ट्र, भारत राष्ट्र का आशीर्वाद और भारतवंशी जहां जहां जिस देश में रहते हैं सभी को अच्छा लगा। और किंतु 5 दिन बीतते ना बीतते स्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि कुछ लोगों ने उसने कहना चाहिए कि सोशल मीडिया की इसमें एक भूमिका आ गई। हमने 2 सप्ताह पहले उस भूमिका पर बात भी की थी कि सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं कितना जिम्मेदारी पूर्ण लेखन होना चाहिए, और सोशल मीडिया कैसे हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता है, इस बात पर। और भारत ने जब नियम लागू किए, इन सब बातों के संदर्भ में हमने विश्वंभरा के मंच पर और अन्य कई संस्थाओं ने मिलकर इस प्रकार का एक आयोजन किया। तो वह घटना, एक यह जो कहना चाहिए एक दुस्वप्न था, वह वही जो सोशल मीडिया के खतरों को लेकर जुड़ा हुआ जो एक दुस्वप्न होता है वह साकार हो गया, जब सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट्स को लेकर रश्मि को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए विभिन्न छात्रों और विभिन्न देशों के विद्यार्थियों के विरोध के कारण, वे क्या कारण थे, हमारे पैनलिस्ट हमारे बीच में हैं, वे इन पर प्रकाश डालेंगे, हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे कुछ पक्षों पर। तो उन कारणों से रश्मि को क्षमा मांगते हुए त्याग पत्र देना पड़ा, और रश्मि भारत में है अभी। और इधर यह प्रश्न जो है भारतीय समुदाय को विशेष रूप से, और सभी थोड़े जो प्रबुद्ध हैं, सोचते हैं इन सब चीजों को, हमारे विश्वविद्यालयों का भविष्य, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की रैंकिंग में अग्रणी विश्वविद्यालय है, तो हमारे इन विश्वविद्यालयों का भविष्य कैसा है, किस ओर जा रहे हैं हमारे बच्चे, अध्ययन अध्यापन, क्या यह राजनीति है, क्या यह नस्लवाद है, क्या यह अनुशासनहीनता है, सोशल मीडिया, बहुत सारे, फिर लड़कियां, बच्चे, फिर भारतीय, फिर हिंदुत्व की बात आती है, बहुत सारे तरह तरह के लोग इस घटना और इस सुघटना और दुर्घटना का अर्थ लगा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम जर्मनी से, नेदरलैंड से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से और मैं स्वयं अमेरिका से, हमें लगा कि विश्व के प्रबुद्ध लोग, हमने इन चारों लोगों को आमंत्रित किया, और सभी अपने अपने क्षेत्र में, मैं सबका परिचय करवा दूं। हमारे अभिषेक जी हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी, वे आयरलैंड से हैं, और
इन्होंने एक विशेष पहल की कि एक हस्ताक्षर अभियान, एक पत्र लिखा इन्होंने विश्वविद्यालय में, जिसमें इन्होंने अपना विरोध भी और आपत्ति दर्ज करवाई, प्रश्न किए इस निर्णय को लेकर, इस घटना को लेकर। वे हमारे मुख्य आज के प्रस्तोता रहेंगे, इस विषय पर वक्ता रहेंगे। मेरे साथ फिर वहीं ब्रिटेन से ही हमें लगा, ब्रिटेन से अवश्य एक कोई प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वहाँ का सामाजिक ढांचा और भारतीय और महिलाएं वहाँ उनके साथ क्या स्थिति है, कैसे रहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखा जा सके। तो हमने विभा केल जी को आमंत्रित किया। विभा जी ये हमारे साथ हैं आज। फिर हमारे साथ, क्योंकि विश्वविद्यालय की घटना है, तो हमें विश्वविद्यालय के अध्यापन से भारतीय मूल के किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो हमने जर्मनी से हैम्बर्ग विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के से प्रोफेसर राम भट्ट जी को हमने आमंत्रित किया। राम भट्ट जी हमारे मध्य में हैं। और पुष्पिता जी स्त्री प्रश्नों को लेकर, क्योंकि वे हमारी पहले भी पैनलिस्ट रही हैं और विभिन्न विषयों पर वे सामाजिक सरोकारों लेखन से भी जुड़ी हैं, संवेदनशील हैं, एक स्त्री हैं और भारत में काफी आना जाना उनका लगा रहता है। तो हमें लगा कि इन सब प्रश्नों को लेकर वे भी अपनी एक वैचारिक प्रस्तुति यहाँ देंगी। तो मैं सबसे पहले अभिषेक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस विषय पर, जैसे कि हमने बातें कही हैं, ये बहुत सारे इसके साथ विषय जुड़ते हैं, तो अब मंच आपके लिए खुला है। अभिषेक जी आप आइए और विभिन्न वक्ताओं से मैं आग्रह करूंगी समय अनुसार अपनी बात क्रम से कहेंगे। नमस्कार कविता जी, और बाकी सभी प्रबुद्ध लोगों को भी मेरा नमस्कार। ये जो विषय है ये बड़ा अभी के लिए बहुत ही ज्वलंत एक तरह से विषय कहा जाएगा। और जिस तरह के हमने घटनाएं देखी हैं एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में, और मैंने ये लिखा भी, उनके जो वाइस चांसलर हैं उनको लिखा भी मैंने, कि हमारी जो पहली बैरिस्टर 1870 वगैरह की बात है, जो पहली बैरिस्टर भारत की, भारतीय मूल की है, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। हमारी जो पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी। तो एक यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे इतने प्रबुद्ध लोग, इतने बड़े लोग पढ़े हैं, वहाँ पर एक महिला प्रेसिडेंट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। और ऐसी स्थिति, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट है, उसको रिज़ाइन करना वॉलंटरी है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन उसको इस स्थिति में ला दिया गया क्योंकि उसके माँ बाप को भी इसमें ड्रैग कर लिया गया, उसका हिंदू आइडेंटिटी को भी इसमें ड्रैग कर लिया गया, और उसको सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई, और ऐसी एक परिस्थिति बना दी गई कि वो इतना जो प्रेशर था उसको संभाल नहीं पाई, और उसके पास कोई और चारा ही नहीं रहा, उसको छोड़ना पड़ा। तो एक तो हर कई तरह से ये जो घटना है ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब इसमें क्या, मैं कहूँगा कि कई बातें क्या हैं। एक तो ये है कि वो भारतीय मूल की है और उसके साथ ऐसा जो दुर्व्यवहार है वो हुआ एक दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे जो रेशियल इक्वालिटी की जो बात होती है, अब आपको बताऊं कि मैं आयरलैंड में, यूके में, जब हम कोई भी नौकरी या फिर कहीं किसी भी संस्था में कुछ भी करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक रेशियल इक्वालिटी का अलग से फॉर्म होता है, वो भरना पड़ता है। उसमें लिखा होता है कि भाई आप किस आइडेंटिटी के हो, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। तो हर तरह से इक्वालिटी का ध्यान रखने के लिए वो लिखवाया जाता है और उसके बाद वो संस्था को दिया जाता है, ताकि उनको इस तरह की सेंसिटिविटी रहे कि हमारे खिलाफ कोई दुर्व्यवहार या कोई तरह का पक्षपात हमारे विरुद्ध ना हो। मुझे नहीं मालूम जर्मनी में क्या होता है, नेदरलैंड्स में क्या होता है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बाय लॉ ये हर एप्लीकेशन में रहता है, एक प्रोफार्मा रहता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे इतनी अवेयरनेस है, जहाँ पे इतना डंका पीटा जाता है माइनॉरिटी का,
जहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स की संस्थाएं बनी हुई हैं, जिनको सरकार की तरफ से पैसा आता है, वहाँ पर अगर ऐसी घटना होती है तो ज़रूर इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, हमें पूरी तथ्य नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम क्या अंदर क्या हुआ और किसके साथ किसकी गलती है, किसकी नहीं है क्या, लेकिन कम से कम इसकी एक तरह से जांच होनी चाहिए, इसका पता चलना चाहिए। अब उसके ऊपर जो आरोप आए और जो उधर उधर पढ़ा गया, उसमें यह था कि उसने मलेशिया में कहीं थी और चिंग चांग किसी उस पे फोटो पे लिख दिया, तो अब उसको उन्होंने रेसिस्ट बना दिया कि वो खुद ही रेसिस्ट है और चाइनीज लोगों के खिलाफ कुछ या फिर उस मूल के लोगों के खिलाफ वो कर रही है। फिर कहीं पे ये था कि उसने सेसिल रोड और हिटलर की तुलना कर दी, तो बड़ा मतलब बहुत बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि सेसिल रोड, अब ये देखिए इससे हमको थोड़ा ये समझ में आता है कि अभी भी जो औपनिवेशिकवाद की जो मानसिकता है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। सेसिल रोड की अगर आप साउथ अफ्रीका में बात करेंगे तो शायद आपको वहाँ पे कोई झापड़ भी मार दे, क्योंकि इतना उनका विरोध होता है। अगर यहाँ पे कोई सेसिल रोड और हिटलर का समानता कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है। चलिए कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं कि हिटलर को क्यों आप लेके आ रहे हो या जो भी, लेकिन मैं कहता हूँ दोनों एक तरह से नेगेटिव कैरेक्टर की तरह देखे जाते हैं इतिहास में। तो अगर उनकी कोई तुलना कर रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो सोशल मीडिया में आंधी तूफान खड़ा कर दिया जाए और उसके माँ बाप को और हिंदू होने की वजह से वो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, इस तरह की बातें, इस तरह का आशय निकाला जाए। मुझे लगता है कि ये एक गलत ट्रेंड सेट करता है। एक क्योंकि अब इसके बाद किसी को भी आप किसी तरह से कह के और उनका जो है आप मान मर्दन करो, उनका स्लैंडर करो मीडिया में और उसके बाद उनको मजबूर करो कि आप छोड़ के जाइए। तो मेरे हिसाब से जो ज़रूरी बात है वो ये कि क्या सच है क्या गलत है, ये यूनिवर्सिटी को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके डीन ऑफिस को, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको ढूंढना चाहिए कि भाई कौन लोग थे जिन्होंने इसके खिलाफ कैंपेन चलाई। क्योंकि ये कैंपेन ऐसे तो हुई नहीं कि अपने आप अकेले इंडिविजुअल लोगों ने किया, एक पूरी संस्था है ऑक्सफोर्ड में रेशियल इक्वालिटी के लिए, कहते हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ ट्वीट किया, उन्होंने भी इसका गलत माना। तो जो संस्था है उसमें भी ऐसे लोग हैं जो, क्या ऐसे लोग हैं जो एंटी हिंदू माइंडसेट के हैं, क्या ऐसे लोग हैं जो एंटी कलर्ड लोगों के माइंडसेट के हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हमें पूरी जानकारी नहीं है और ना ऐसे ओपन मीडिया में कहीं ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो मेरा जो निवेदन था वहाँ के वाइस चांसलर जी से कि भाई आप इसका, आशीष जी भी जुड़ गए, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता कीजिए कि इसका क्या कारण है, क्या हुआ उसके साथ, और जहाँ पे जिसकी गलती हो उसको उपयुक्त जो दंड दीजिए, अगर दंड देने का है वार्निंग दीजिए, अगर वार्निंग देने का है, या अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो आपका नियमावली है उसमें सुधार कीजिए, ताकि ऐसा उनके साथ किसी और के साथ ना हो। तो इसमें 3-4 एलिमेंट आते हैं। एक तो ये कि उसके साथ सोशल मीडिया पे बुलिंग हुई, तो ये एक बहुत जेनेरिक जो चीज़ है जिसके वजह से हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया पे इतनी बुलिंग होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो बुलिंग है वो तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, स्टूडेंट बॉडी के अध्यक्ष के साथ ऐसा हो जाए तो ये तो और सीरियस मामला है। उसके फैमिली को क्यों खींचा गया इसके अंदर? तो एक तो उनके साथ भी बुलिंग हुई, उनके साथ भी एक तरह का दुर्व्यवहार हुआ। फिर इसमें आ जाता है रेशियल एलिमेंट कि क्या उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो दूसरे मूल की है, क्या वो भारतीय मूल की है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। फिर उसमें हिंदू का जो सुनने में आता है, तो क्या हिंदू होने के वजह से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो एंटी हिंदू बातें चला रहे हैं? मैंने उसमें ये भी लिखा है कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर एक एंटी हिंदू माहौल है और उसके वजह से कुछ चीज़ें जो अभी जिसके लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हो, रूट में और बड़ी प्रॉब्लम हो।
क्या आपके एडमिशन में ही हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो कि आप लेते ही ना हो ऐसे लोगों को? वो भी गलत है। जब आप कहते हो हर जगह आप डंका पीटते हो कि हम तो इक्वल हैं, माइनॉरिटी के बराबर का अधिकार दे रहे हैं, तो फिर ऐसा भी अगर है तो आपको बेसिकली पूरे, मैंने ये भी लिखा है कि ऑक्सफोर्ड का एक ब्रांड है और हर आदमी ऑक्सफोर्ड हमारे कम से कम भारत में तो थोड़ा उपनिवेशवाद का भी असर है और हमारी मानसिकता भी थोड़ी ऐसी है कि हम आईआईटी का नाम नहीं लेंगे लेकिन ऑक्सफोर्ड और जो कैम्ब्रिज का नाम जरूर ले लेते हैं। और कोई ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से डिप्लोमा भी करके आ जाए तो वो बड़ा सरताज हो जाता है हमारे यहाँ। जबकि आपको मालूम है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है पैसे के लिए चलते हैं यूनिवर्सिटीज, कोई बड़े ऐसा नहीं। अभी आप, मैं ऑक्सफोर्ड की बात बताऊँ आपको, एक बात जो आशीष जी शायद जानते भी हो। मैं ऑक्सफोर्ड में गया तो वॉकिंग टूर होता है वहाँ पे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आप वॉकिंग टूर करेंगे तो वहाँ पे लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स के नाम से बिल्डिंग क्यों बनी है? तो उन्होंने कहा ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को फंड किया है। तो ये इसलिए नहीं कि वो बड़े पढ़ने में बड़े मेधावी थे और इसलिए, क्योंकि वो एक बड़ी परिवार से आते थे, बहुत रिच बैकग्राउंड से आते थे, उनको एडमिशन दिया गया और उनसे डोनेशन लेके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, हॉस्टल बनाए गए हैं। कई, एक दो नहीं, दर्जनों हैं। बात कैम्ब्रिज में भी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। सही आशीष जी बोल रहे हैं कुछ? मैं कह रहा हूँ बात यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। बाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। तो ये जो हम लोग सोचते हैं अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो आइंस्टाइन है, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे प्रतिभा पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड के ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे। अब इंदिरा गांधी को एडमिशन मिला तो मुझे मालूम है कि कहना ठीक नहीं है लेकिन इस बात पे नहीं मिला होगा कि उन्होंने कोई एंट्रेंस टेस्ट पास किया है ना, इसी बात पे मिला होगा कि भाई वो जाएंगी, इतने बड़े प्रबुद्ध परिवार से आ रही हैं, तो कल को लोग कहेंगे अच्छा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसका नाम बहुत बड़ा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा लोग, मैं ये बात भी कहूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि अरे गरीबी बहुत है और ये है कि हमारे यहाँ क्लास डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसा। जितना क्लास डिस्क्रिमिनेशन मैंने यूके में देखा है या वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है उतना भारत में नहीं है। क्लास मोबिलिटी एक चीज़ होती है कि आप नीचे की क्लास से ऊपर आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन यूके में प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट होना जरूरी है। 85% यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह तो ऑक्सफोर्ड से आए हैं या कैम्ब्रिज से आए हैं। तो नहीं क्लास बिल्कुल। मोबिलिटी की जितनी बुरी स्थिति यहाँ है उतनी भारत में नहीं। कहने को बीबीसी जो भी कह ले, वेस्टर्न मीडिया जो भी कह ले, लेकिन ऐसा है नहीं। कोई मैं नाम नहीं लूँगा, कोई कवित्री थी, उन्होंने हाई कमीशन में एक कविता सुनाई और वो कविता आशीष जी जानते हैं, मुस्कुराएंगे भी अभी। वो कविता इस बात पे थी कि बच्चे, बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं और बच्चे जो है वो खिड़की, जो शीशे की खिड़की होती है, शीशे के दरवाजे होते हैं, उनमें ऐसे लगा के, मुंह लगा के देखते हैं अंदर। इतने गरीब बच्चे हैं ये। तो उस पर उन्होंने बड़ी मार्मिक कविता सुनाई, बड़ी तालियां बजी। मैंने कहा देखो भाई, वो बच्चा जिसके ऊपर आपको इतना दया। दयनीयता से आप उसकी बातें कर रही हो, कल वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है भारत में, क्योंकि इतनी मोबिलिटी है, क्लास मोबिलिटी है कि कोई रोकेगा नहीं उसको। लेकिन वो जो बच्चा यहाँ अगर होता तो कोई चांस नहीं है कि वो बन पाए, कहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि क्लास मोबिलिटी नहीं है। आप सही यूनिवर्सिटीज़ में उनको नहीं भेजोगे। सिर्फ ये है कि यहाँ वो चीज़ दिखती नहीं है उतनी ज़्यादा। और दूसरा थोड़ा है कि लोग कम हैं तो आप उनका लुक आफ्टर कर सकते हो, उनको खिला पिला सकते हो, कपड़ा पहना सकते हो, वो वहाँ नहीं हो पाता। नहीं तो बल्कि ये जो, जी आपने ये जो बड़ी अच्छी बात जो कही है कि पैसे वाले या जो भी कह लें, क्योंकि ब्रिटेन में मैं ऐसे युवक युवतियों को जानती हूँ जो बड़े वैचारिक हैं, बड़ा बड़े अच्छे, मतलब बड़े प्रबुद्ध हैं और बड़े सक्षम हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं और ब्रिटिश मूल के हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग राजनीति में जाइए, आपको भी देश को नीतियां बनाने में हमारे ऐसे बच्चे चाहिए जो तो उन्होंने कहा कि वहां तो कोई सैलरी नहीं मिलती है ना, तो हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते राजनीति में जाना,
क्योंकि वहां कुछ पैसा तो मिलना नहीं है। तो यानी तब मुझे ये क्लिक किया, क्योंकि मैं ब्रिटेन में रही हूँ लगभग 9-10 साल, तो तब मुझे ये क्लिक किया कि वही जा सकता है राजनीति में जो सैलरी के बिना भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकता हो, क्योंकि वहां से पैसा नहीं मिलना। तो इतना समृद्ध होना चाहिए कि अगर 5 साल है तो 5 साल उनका परिवार निश्चिंत होकर, या 8 साल है या 10 साल है, जितने भी हैं उतने समय तक आप अपने आप को, तो एक तरह का ये आर्थिक वैषम्य जो है, यह भी बड़ी अच्छी आपने इसमें एक पक्ष जोड़ दिया है इस बातचीत में पूरा। यहाँ तो एक बात मैं जोड़ दूं जी कि वैसे उनको सैलरी नहीं मिलती है, पर हम इंडियंस को आदत है अपनी, हम त्रुटियां बहुत उभार के देखते हैं। वेस्ट बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, वाइटर देन वाइट है। यहाँ भी मेरे पीछे ही रहता है काउंसलर, दूसरे लोग हैं। ये जो पॉलिसीज बनती है, रोड वर्क्स और पेपर प्रिंटिंग, तो यहाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। ये ट्रीज को काट के पेपर बना के लिखेंगे ट्रीज मत काटो। और ये जो पॉलिसीज बनती हैं और जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो सब इनके ही दाएं बाएं के होते हैं, और ये उधर से इनकी पॉकेट्स में जाता है। हम लोगों को तो बिजली के बिल इतने इतने बड़े हो जाएंगे, और यहाँ जहाँ इनके एबिटोर्स हैं, जहाँ इतने पशु कटते हैं, उनको ये बिजली फ्री कैसे मिल जाती है। तो लुक एट, जिसको हम कहते हैं ना, ऊपर से नहीं दिखाई देता कि वो नहीं मिलती। अब ये बात मैं अभिषेक जी की बात के साथ जोड़ती हूँ कि सच्चाई, और आपकी बात के साथ कि उनको सैलरी नहीं मिलती। जिस ओपन माइंडेड इंसान ने पहली बार राजनीति में पैर रखना है, उसके पास तो पिछले 10 साल का प्रबंध होना चाहिए, और जब पैर हो गया तो फिर वो अगले 100 साल का प्रबंध कर लेगा। पर एज ही सेड कि यहाँ दिखाई नहीं देता। यहाँ बड़े पॉश तरीके से हर चीज होती है। रेसिज्म भी पॉश तरीके से होता है। जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि यहाँ जेनोसाइड हुआ, यहाँ कुछ कमी आई, तो उसके मेमोरियल भी बनाओ, उसके लिए यूएनओ भी बन जाएगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बन जाएगा। और जब ये खुद लोग जाके दूसरे देशों में अपने क्रूसेड्स भेजते हैं और लोगों को मरवाते हैं, या इंडिया में मैन मेड अकाल डला और लोग सड़कों पे बंगाल के लोग मरे, तब इनको ह्यूमन राइट का मतलब, ह्यूमन वर्ड ही नहीं समझ आता था कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। सो जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सी बिहाइंड द सीन चीजें हैं। और इसीलिए ये लोग, वो लड़की आई, उसने इलेक्शन लड़ी, तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उनको ये था कि हम गोरे हैं तो हम हमारे कैंडिडेट ने जीत जाना है। क्योंकि वो इतनी वोटों से जीत गई, तो वो जो ऑपोजिशन में खड़े थे उन्होंने फिर वो गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। और यहाँ वैसे तो बीबीसी का, हम भी छोटे थे तो सब बीबीसी लगा के सुनते थे भी, जैसे बहुत न्यूट्रल है, पर शुरू से ही इनकी टिल्ट यही है। मोदी ने बहुत काम किया, या मोदी के लिए अब सब रेड कार्पेट बिछाते हैं, पर अंदर से कोई नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। बिल्कुल। तो भारतीय मूल की लड़की इतनी वोटों से यहाँ जीत गई, उनको 5 दिन लग गए कि इसको अब कैसे इसकी टांग खींच के इसको इतना मजबूर कर दो कि कोई कारण खोजा जाए। हाँ, ये हुआ है। मुझे ये भी लगता है, वैसे तो आप हर जगह देखते हो, बसों में लोग अखबार पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ट्रेनों में, अखबार में ये चीज क्यों नहीं आई? बिल्कुल, इसको अंडर द कारपेट कर दो। जी विभा जी, सहमत हूँ आपसे। नहीं, मुझे अभिषेक जी, आई एम सॉरी फॉर माय टोन, मुझे तो खून उबलना शुरू हो जाता है मेरा। नहीं, हम बिल्कुल आपकी बात से, मैं अभिषेक जी से और भट्ट जी, पुष्पिता जी और विभा जी सभी से एक और भी कहूंगी, क्या यह आपको ऐसा नहीं लगता कि एक न्यूसेंस वैल्यू का जमाना आ गया, जिसकी जितनी अधिक जो अपनी न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर सकता है ना, कि यानी और भारतीय समाज का क्या रहा है, हम लोग बहुत सहन, क्योंकि हम लोग बहुत जड़ों से जुड़े हुए एक साधारण जीवन जीने में वैसा दर्शन है हमारा, क्योंकि हमारी नसों में ही हमें पिलाया गया है कि और इसीलिए हम कई बार सोचते हैं, कई लोग बहुत धनी होते हैं लेकिन ऐसे रहते हैं कि वे बहुत साधारण व्यक्ति हैं और हम उन्हें महान समझ लेते हैं। हमारे यहाँ साधारण होना एक तप है, वो महान है यदि आप साधारण है। तो हमारे मस्तिष्क में साधारणता, जो साधारण होना, तो हम लोगों को साधारण रहने का एक संस्कार है और हम अपने आप को साधारण समझते हैं।
और इस कारण साधारण समझते हुए हमें एक ऐसा संतोष उस साधारण रहने में हम विकसित कर लेते हैं कि हमें नहीं लगता कुछ भी हमारे साथ हो जाए, गाड़ी में 3 लोगों की जगह हम चौथे को एडजस्ट कर लेते हैं, कि हम समझौते भी कर लेते हैं उसके लिए कि कोई बात नहीं दूसरे को। लेकिन अभी का युग जो है वह इस तरह अपने को साधारण समझकर सहन कर लेने वाला युग नहीं है। अभी एक तरह से ऐसा हो गया जैसे अमेज़न का अभी अभी नया ही है, अमेज़न का जो लोगो था, वो डिब्बे आते हैं लोगो जो है, उसमें देखकर किसी को लगा, वो जबकि टेप है नीले रंग का, तो उस टेप को देखकर किसी को लगा कि यह हिटलर की मूंछों की याद दिलाता है। बताइए। और सोशल मीडिया एक ऐसा बन चुका है हथकंडा कि भीड़ जुट जाती है, शोर थोड़ा हो गया उनकी न्यूसेंस, तो अमेज़न को उस पर ध्यान देना पड़ा और एक्शन लेना पड़ा। नहीं, पर मुझे अमेज़न लगता है तो कि काफी ऐसी हरकतें करता रहता है। छोटी-छोटी चीजों के लिए एक इस तरह की कि उसकी भावना आहत हो गई। हम भारत में, क्योंकि हम भारतीय हैं, मैं भारत में पली बढ़ी हूँ, रही हूँ, हमें हजारों चीजें ऐसी आसपास दिखाई देती हैं, घरों में, परिवारों में, स्कूलों में, समाजों में, संस्थाओं में, जिनसे हम असहमत हैं, हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि हर मनुष्य का अपना एक जीने का, एक सह अस्तित्व की भावना, आप इसे कह लें, एक औदार्य, है ना, इसे कुछ भी कह लें। लेकिन अभी का समाज वैसा नहीं रहा कि आप अपने आप को बहुत साधारण समझें। आप जितना अपने आप को असाधारण समझकर आप जितना अपनी वो ताकत दिखा सकते हैं उतनी दिखाइए, तब संसार आपके पीछे है। क्या अभिषेक जी, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ऐसा कुछ पक्ष है इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जो एकता होती है और जो आवाज़ एक साथ निकालने का, तो इसका उदाहरण आपको हमारे जो लेफ्टिस्ट लोग हैं भारत में उनसे मिलेगा कि एक आदमी कोई बात हुआ करेगा, उसके बाद देखिए 10 हुआ करने लगते हैं साथ में। जी तो ऐसा नहीं है कि वो एक साथ खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हैं, और लेकिन वो प्लानिंग करके उनको मालूम है कि कैसे एक कैंपेन चलानी है, शोर कैसे बचाना है। जी तो मुझको मुझे ऐसा लगता है लगता है कविता जी कि जैसा अभिषेक जी ने कहा कि एक तरफ तो पूरा विश्व ये कहता है कि हम तिलक जी को याद करते हुए कहें कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो और इसकी पुष्टि जो है दूसरे यूरोपीय देश और अधिक करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जीने की स्वतंत्रता जो यूरोपीय देशों के भीतर या पाश्चात्य देशों में है, जिसे कहा जाए कि चुंबन की संस्कृति में जीना, उसकी आजादी सिर्फ चाहते हैं, या व्यक्ति की जो वैचारिक आजादी है उसको भी उन्हें महत्व देना चाहिए और उस दिशा में देखने की जरूरत है। और जहां तक ये नस्लवाद, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है पूरे विश्व में, बहुत डीप रूटेड है। ये बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया है। अभी पिछले दिनों हमारी बात कविता जी से हो भी रही थी इस संदर्भ में कि अमेरिका में ये कमला हैरिस के जीतने के बाद कभी नहीं कहा गया कि उनका ननिहाल भारत में है, उन्हें एशियाई मूल का हमेशा कहा गया। तो भारत कहने में उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, एशियाई मूल का वो क्यों कह रहे हैं? ये कहीं ना कहीं नस्लवाद की जो धारणा है और इसकी उपेक्षा या कहा जाए उन्होंने भी नहीं की। कमला हैरिस को तो कम से कम कहना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरी पूरी वो भारतीयता को भी और निग्रो कम्युनिटी दोनों को वो बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा और इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा। मुझे लगता है कि इस मंच से ये भी एक आवाज उठनी चाहिए कि मूल जड़ें जिसकी जहां हैं उसे स्वीकार किया जाए और उसे प्रचारित किया जाए और उसको माना जाए। और जहां तक रश्मि जी की बात है, मुझको ये लगता है कि उनके साथ ये घोर अन्याय हुआ है और ये उनकी पर्सनालिटी से जो प्रताड़ित लोग हैं, उनके व्यक्तित्व से जो आहत हुए हैं लोग, उन लोगों ने ये कहानियां बनाई हैं और उन लोगों ने इसका प्रतिरोध किया है। लेकिन मैं अभिनंदन करती हूँ अभिषेक जी का कि उन्होंने पहल की और ये दस्तक दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस बात की हुंकार भरना, ये एक ताकत की बात है। और ये बताना कि जिसे आप नस्लवाद समझते हैं या कभी आपने भारत में शासन किया होगा, लेकिन आज भारत का वो भारतीय जो है वो वैश्विक बन चुका है, वो सिर्फ हिंदू नहीं है। हिंदुत्व में जितना विश्वत्व समाया हुआ है
उतना किसी भी देश की जाति और धर्म में विश्वत्व नहीं समाया हुआ है। आज एक हिंदू विश्व के बारे में, पृथ्वी के बारे में जितना सोचता है उतना किसी जाति धर्म देश के लोग नहीं सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि इस अभियान को हिंदी वॉच के द्वारा ये जो है इसको हमें आगे ले जाना चाहिए और नस्लवाद के खिलाफ। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि एक पुलिस अधिकारी ने एक कहा जाए कि निग्रो व्यक्ति के गर्दन पर पांव रख करके उसको इस तरह से वो किया कि उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ दूसरे, लेकिन एक बात मुझे नीदरलैंड के संदर्भ में कहनी होगी। यहाँ डच में कहते हैं सामे लिविंग सामे वर्किंग, साथ में काम करना और साथ में रहना। और राम प्रसाद जी भी सहमत होंगे क्योंकि जर्मनी तो हम लोग जुड़वा भाई की तरह है, नीदरलैंड और जर्मन के बीच में कोई दूरी नहीं है। कि यहाँ हिंदू लोगों को पूरी समानता, और हिंदू को ही नहीं सभी जाति धर्म के लोगों को बहुत समानता है। यूरोप में ऐसा मुझे देखने को मिलता है। जर्मन में देखिए सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले जो जर्मन मूल के लोग हैं, माने जो भारतीय हैं और भारतवंशी हैं वो तो बोलते ही हैं। जब 2006 में वहां पर फ्रैंकफर्ट में पुस्तक मेला लगा था और हिंदी भाषा को प्रतिनिधित्व दिया गया था और आशा पूर्णा जी और ये लोग आए हुए थे वहां पर, और जावेद अख्तर थे और बाकी सभी महत्वपूर्ण लोग थे। तो हिंदी उस बार मुख्य भाषा थी और इस तरह से पूरे उसमें उसका महत्व था। तो मुझे लगता है कि यूरोपीय देशों में नस्लवाद का उतना प्रभाव नहीं है। लोगों के भीतर अपने अधिकारों, मनुष्यत्व का महत्व है और मनुष्य होने के नाते सबको समान अधिकार है। माने वो तो स्त्री और पुरुष के भेद में भी अंतर नहीं समझते हैं, नीदरलैंड की जो स्थिति है। और यहाँ पर तो आप देखिए कि जितने भी ये देश, और उसका कारण मुझे लगता है कि सारे के सारे देश, सूरीनाम से यहाँ पर करीब 1 लाख से 1 मिलियन से ज्यादा लोग सूरीनामी हिंदुस्तानी हैं, और नीदरलैंड को यूरोप का सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा माना जाता है। और ये इंडियन डायस्पोरा होने की वजह से भी बहुत ही अपनेपन के साथ रहते। तो मुझे लगता है कि जो देश इस समानता के भाव से रहते हैं उन देशों को का भी हमें महत्व प्रतिपादित करना चाहिए, जिससे कि इस तरह के देश जो ये दुर्भाव लेकर चल रहे हैं उनको थोड़ी तो ये समझ में आए कि जैसे विश्व नागरिक होने के कुछ गुण धर्म हैं, वैसे ही वैश्विक स्तर पर वैश्विक देश होने का की भी एक अस्मिता होनी चाहिए। विश्व स्तर पर आप देश, वो देश विश्व का नागरिक बन सके, वो देश विश्व के साथ खड़ा हो सके, उसके पास वो चारित्रिक बल होना चाहिए। और मुझे लगता है ये कविता जी को बहुत बहुत बधाई कि इस पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी बातचीत है, बहुत जरूरी बातचीत। जी धन्यवाद पुष्पिता जी। पर मैं राम भट्ट जी से एक और भी बात जानना चाहूंगी, उन्हें आमंत्रित करती हूँ परिचर्चा में, वे अब तक मौन थे, और वे इस बात पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने औपचारिक रूप से वो कर भी नहीं सकता, उन्होंने कुछ नहीं किया है इस संदर्भ में। क्योंकि विश्वविद्यालय को की हम बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय ने न निष्कासन किया है, न समान लिखने को कहा है, न कुछ किया है। यह जो सोशल बुलिंग हुई है, और मैं ये सोचती हूँ कि जब विश्वविद्यालयों में बच्चे आते हैं, बच्चों हमें विश्वविद्यालय के सभी लोगों को एक तरह की इस मानसिकता के लिए मानसिकता होनी चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चे एक परिपक्व नागरिक नहीं है, वे अभी उन्हें गढ़ना है। तो विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है, यदि किसी बच्ची में मान लीजिए किसी प्रकार का थोड़ा नस्लवाद यदि कहीं है भी तो ना, कभी किया था तो हाँ, वो कितने साल पुराना, 5 साल पुराना उसका, जब वो कितनी बच्ची होगी टीनेजर जैसी, उस समय की चीजें उठाकर अब उसको कहना कि ऐसा है, तो भाई विश्वविद्यालय का दायित्व है, उसके अध्यापक उसको गढ़ें अपने हिसाब से, उसे एक विश्व नागरिक बनाए। आप यह क्यों आशा करते हैं कि एक विश्व नागरिक के रूप में वो गढ़ाई, फिर विश्वविद्यालय का की क्या भूमिका है उसके निर्माण में? तो विश्वविद्यालय निर्माण के लिए ही तो आई है, अपने निर्माण के लिए।
तो पर हमें इस बात को भी, यह भी एक तथ्य है। दूसरा तथ्य मैंने पहले कहा कि विश्वविद्यालय ने उसे निष्कासित नहीं किया है, उसने स्वयं त्यागपत्र दिया है उससे, और उसका कारण उसने बताया है। तो वहां जब भारत आप आई तो उसने कहा कि बहुत सोशल बुलिंग हुई, और उस सोशल बुलिंग जो शुरू हुई वो कुछ चीनी विद्यार्थियों के द्वारा सोशल बुलिंग शुरू हुई थी, और फिर बाद में अपने इधर जो दूसरी घटना है ज्यूज के साथ, उस प्रसंग में शुरू हुआ। मैं ऐसा नहीं कहती कि रश्मि बिल्कुल निर्दोष है। आज की स्थिति में यदि उसे कोई देख रहा है, उसे एक आप बड़े मनुष्य की तरह देखेंगे कि उससे बचपन में हम सबसे भूले हुई हैं, हम बनने की प्रक्रिया में हैं, तो उससे भूले हुई हैं। लेकिन वह तब की बात है जब वह बन रही है, अभी बच्ची है, उसे गढ़ा जा रहा है, वह सब चीजें सीख रही है। और इस घटना से भी यह जो कुछ हुआ, इसके बाद उसने कुछ अच्छी चीजें भी सीखी होंगी और कुछ गलत चीजें भी सीखी होंगी। पूरी मनुष्यता को लेकर, एक वैश्विक मानव को लेकर उसके मन में मैं एक कल्पना कर पा रही हूँ, उस आयु के बच्चे के साथ अगर बुलिंग होती है तो आपने समाज के एक बच्चे के साथ कितना अत्याचार कर दिया है, और वह कैसा नागरिक बनेगा ईश्वर ही जाने। तो मैं इन दोनों चीजों के साथ जोड़कर मैं चाहूंगी कि भट्ट जी, राम प्रसाद भट्ट जी जर्मनी से, वे आए और जी जी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं समझता हूं कि हाँ, वास्तव में ये विषय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासकर तब जब हम ऐतिहासिक दृष्टि या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टि डालते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत तो इंग्लैंड की कॉलोनी रही है, वो भारतीय लोगों के मास्टर रहे हैं, उन्होंने हमेशा उपदेश देना सीखा है और लोगों को एक तरह से हमेशा ये बताते रहे कि हम सही हैं और आप गलत हैं। तो एक पक्ष है, मुझे लगता है। तो ये इस पक्ष में ये है कि वो डायलॉग के लिए ये काफी नहीं है। इसमें जब तक समानता और बराबरी नहीं आएगी तब तक आप किसी डायलॉग की टेबल पर बैठ नहीं सकते। तो मैं उस दृष्टि से उसे देखता हूँ। मैंने इस छात्रा के कुछ एक दो इंटरव्यू भी देखे, उसके बारे में पढ़ा भी, और जहां तक मेरी समझ बनी है मैं उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहूंगा। पहली बात, जो मेरे ख्याल से जो शब्द उसने इस्तेमाल किया, चिंग चैंग, मुझे समझ नहीं आया कि ये सिर्फ एक ही और कैसे इसको लिया गया। अब देखिए, कोई भी भला इंसान, कोई भी स्कॉलर होगा, वो एक अगर कम से कम गूगल में जाके तो देखिए ये तो व्यक्ति का नाम तक भी है, चिंग चैंग। ये कोई प्रोफेसर है जापान का, इसका क्या मतलब है? इस पर विचार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ, आपको मालूम है, हिंदी फिल्मों में एक वो हीरो थे मेरे ख्याल से, जो इस तरह से उनका नाम था, और बच्चे बड़ा उसका बड़े उपहासजनक ढंग से, लेकिन अच्छे दृष्टिकोण से, बुरे दृष्टिकोण से नहीं, नकारात्मकता के साथ नहीं, उसका उपहास उड़ाते थे। और ये हमारी संस्कृति में है वैसे। और वहां तो मैं आपको, अगर भारत की संस्कृति, मतलब कोई भी हो, वो भारतीय संस्कृति में आप देखिएगा कि किस किस तरह की चीजें हैं। और भारत इतना बड़ा देश है, उसकी इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी एथनिसिटी इतनी ज्यादा है कि आप सब कुछ मिला के एक जगह नहीं रख सकते। दूसरी बात, वो इसलिए कहना जरूरी है कि हमारे भारत में जो सूचना का जो प्रसार होता है, चाहे वो हिटलर को लेकर हो, या किसी दूसरे, या विश्व युद्ध को लेकर हो, या इंग्लैंड में या ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के संदर्भ में हो, वो बहुत अलग अलग आपको मिलेगा। कोई विदेशी अगर भारत जाता है, वो देखता है, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई। मैं एक बार था कहीं, और अपनी हमारी छात्रा साथ में थी, तो किसी व्यक्ति ने वो हिटलर की कोई तस्वीर थी वहां लगाई हुई, तो उससे पूछा गया, भाई ऐसा क्यों? उसने बोला ये ऐसा ऐसा आदमी है। तो उसको सिर्फ बहुत छोटी सूचना उसको उपलब्ध थी, वो उसके बारे में उतना ही जानता था। जो व्यक्ति गांव में बैठा है, वो किताबी थोड़ी पढ़ता बेचारा, उसे तो जो कुछ इतने दुस्साहस और इतनी घटना, बुरी घटना, और इतने जेनोसाइड जो है, उसके बारे में लोगों को ज्यादातर ज्ञान नहीं है। सच में अधिकतर लोग जो है, एक तो सूचना उन तक पहुंचती नहीं है, और नहीं वो उस पर ध्यान देते हैं। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, मुझे लगता है, अगर हमें विस्तार में अगर जाने की जरूरत है।
मुझे यही लगता है कि इस लड़की ने जो भी किया वो उसे उचित तो नहीं माना जा सकता, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जो भी वहाँ ऑक्सफोर्ड में लोग हैं उनको इस तरफ देखना जरूरी था कि भारतीय संदर्भ उस लड़की का है, उस किस संस्कृति से आती है और वहाँ इन चीजों को किस तरह से देखा जाता है या उसकी समझ कितनी बड़ी है, ये बहुत जरूरी है देखना। मुझे लगता है ये हुआ नहीं। और दूसरी बात है, वो तो अभी अभी वहां गई थी और मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी ज्यादा समझ यूरोपियन संस्कृति की और यूरोपियन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसकी होगी। वो तो शायद इसलिए है क्योंकि वो बहुत सौम्य तरह की बातें करती है, अच्छी, मेरे ख्याल से वो अपनी बात रखने में बड़ी सफल हुई और इसलिए वो जीत गई। और दूसरा मुद्दा ये है, चाहे जितनी भी चीजें उसने की, वो चुनाव के दौरान उन पर क्यों नहीं विचार किया गया। हाँ, ये बहुत जरूरी था कि लोग, जिन लोगों ने ये मुद्दा बाद में उठाया, वो जब उसने अपना क्लेम शुरू किया कि वो वहाँ की प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं स्टूडेंट यूनियन की, उस समय इस पर विचार होना चाहिए था। और हर चुनाव में ऐसा होता, देखिए कितनी गाली गलौज होती है, क्या नहीं होता सब, तो उस पर क्यों नहीं किया। तो मेरी समझ ये बनती है कि इसके पीछे छात्र लोग भी तो होंगे ही कुछ, लेकिन इसके पीछे कुछ और लोग संभवतः होंगे। एक व्यक्ति का नाम मैंने सुना है, वो प्रोफेसर शायद हैं कहीं, और वो अपने को, मुझे लगे ही इज कंप्लीटली सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक छात्रा, एक रिफ्रेशर, बिल्कुल फ्रेश आई हुई छात्रा, उसको उस कैंपस का ज्ञान नहीं है, उसको वहाँ की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो ये तो जो भी, चाहे वो कोई फैकल्टी है या कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको उससे जाकर बात करनी चाहिए थी पहले। जैसे वो उसने अपना नॉमिनेशन किया, मुझे लगता है ये उनका अधिकार भी था और कर्तव्य दोनों, अगर वो भारतीय मूल के हैं वो व्यक्ति, तो ये उन, मेरे समझ से ये बनता है कि उनको दोनों ये करना चाहिए था ताकि ये समस्या इतनी आगे ना बढ़। अब जब वो चुनाव जीत गई तो उसके बाद उसको इस तरह से बुली करना, और खास तौर पर विशेषता उसके माता पिता को जो उन्होंने किसी ने ड्रैग किया है, मैं समझता हूँ कि मैं तो उसके एकदम विरुद्ध हूँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक सिस्टम में रह रहे हैं, चाहे वो हम भारत में हो या जर्मनी में हो या फिर इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं। मुझे लगता है कि जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास है, उसका अधिकार प्रजातंत्र ने आपको दिया है, हर किसी को दिया है। और वो अगर अपने लिए कर रही है अपने घर पर, चाहे वो किसी की भी पूजा करे, उसका अधिकार है। आप कौन होते हैं उसके अधिकार को छीनने वाले? आप ये नहीं कह सकते क्योंकि वो इस धर्म की है इसलिए वो वहाँ की प्रेसिडेंट, यूनियन की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। तो आप उसका अधिकार छीन रहे हैं, आपके उस अधिकार का हनन कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसके दूसरे रास्ते थे जो पहले होने चाहिए थे, जिनका वो पहले शायद उस पर प्रकाश डालते, उससे कहते कि ऐसा हो सकता है। और मैं इस आपसे सहमत नहीं हूँ कि आप इस संस्थान की जो है स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बने। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी तो हुई है, और उसके पीछे एक जो मुझे समझ, जो मेरी समझ बनती, जो आपने भी कहा कि विश्वविद्यालय ने तो उसमें कोई दखल नहीं दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और विश्वविद्यालय वैसे आमतौर पर करेगा भी नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास जब तक कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने लिख करके नहीं दिया है, तब तक वो उस पर कोई, मेरे ख्याल से, एक्शन भी नहीं लेंगे। और मुझे ये चीज और लगती है जो संभवतः इस लड़की ने नहीं की, इसने भी अपना कोई विश्वविद्यालय से कोई संपर्क संभवतः ये नहीं किया होगा कि मैं रिजाइन नहीं करना चाहती, मैं रहना चाहती हूँ। तो उस पर हो सकता था कि विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ विचार करता, तो वो स्थिति तो आई नहीं। तो एक इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। राम जी इसमें मैं थोड़ा सा सुधार कर दूं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, हो सकता है उनके डीन, उनके एडमिन ने कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके संस्थाएं हैं, 2 संस्थाएं हैं जिनका मैं नाम लूंगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियंस कैंपेन फॉर रेशियल अवेयरनेस एंड इक्वालिटी एंड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन LGBTQ कैंपेन।
ये दोनों ने सोशल मीडिया पर इसको क्रिटिसाइज किया है। जी, तो उसका कारण, धन्यवाद अभिषेक जी। उसका कारण दो चीजें उस पर देखना जरूरी है। LGBT वालों को ये समझ होनी चाहिए, जो भी वो लोग हैं, कि भारतीय संस्कृति में हम इनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो थर्ड जेंडर है उसकी पूजा होती है, और ये बिल्कुल नया नहीं है। अगर ये, मुझे लगता है कि इन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है, और अज्ञानता के कारण ये लोग कुछ भी कह लेते हैं और कर बैठते हैं। आप देखिएगा, अगर आप महाभारत को देखेंगे, शिखंडी कौन है? शिखंडी बाद में बनते हैं, पहले तो लड़की है। उनकी पूजा, उनको सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और जो तृतीय, जो थर्ड जेंडर के जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चा होता है तो उसको लोग आके, अभी कल ही मुझे किसी का फोन आया, अरे उसके यहाँ से जो 35,000 ले लिए, तो हम खुशी खुशी देते हैं उनकी, क्योंकि वो एक तरह का हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक और क्या कहना चाहिए, जो स्पिरिचुअल एक बॉन्ड है उनके साथ। तो ये मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए था। और दूसरी बात, जो वो जो स्टूडेंट यूनियन के जो बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, उनका भारत के संदर्भ में कितना ज्ञान है, वो कितना भारतीय समाज के बारे में जानते हैं, कितना वो भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, और कितना वो भारतीय जो हमारी मल्टी एथनिक सोसाइटी है और मल्टी रिलीजन जो हमारे यहाँ है, इतने सारे धर्म हमारे यहाँ हैं और हम सब लोग एक साथ रहते हैं। थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, वो आम बात है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, जो अगर आप डेटा देखते हैं तो उसके अनुसार आप देखेंगे कितने वर्षों में हमारे यहाँ फिर भी जो है लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। अगर आप उसको परसेंटेज वाइज अगर देखिए तो मुझे लगता है कि 90% लोग आपस में बिल्कुल बहुत प्रेम पूर्ण ढंग से रहते हैं, और संभवतः 10 या 5% लोग कुछ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं होता है, झगड़ा होता है। वो तो यहाँ भी होता है, वो तो हर जगह होता है ना। तो जिन लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वे लोग इस तरह की टिप्पणियां संभवतः कर रहे हैं, करते हैं, और वो स्पष्ट है कि वो एक ट्रेंड है आजकल या बना हुआ है कि आप किसी को भी अगर बुली करना है तो आप इकट्ठे हो जाइए और उसको जो है आप जैसे नेस्त नाबूद हम कहते हैं ना, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वही दुर्भाग्य से इस लड़की के साथ। और हम लोग क्या है ना कि इस जो भीड़ का मनोविज्ञान होता है ना, भीड़ का एक मनोविज्ञान होता है, थोड़ा जिसे स्वस्थ मनोविज्ञान वो नहीं कह सकते, और उसके आगे यदि हम झुकते रहें, यदि हम भविष्य के लिए क्या पैटर्न, क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, कि क्या भीड़ का आक्रांता वाला जो मनोविज्ञान है, कि क्या हम उसके आगे समाज को झुकना स्वीकार करना चाहिए? क्या यही ऐसा बनेगा? तो क्या फिर तो सभी लोग जो शोर मचाएंगे, हल्ला मचाएंगे, हम उनके आगे झुकते मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिए, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। मैंने उस लड़की का इंटरव्यू देखा है और उसने वास्तव में कहा है और खुलेआम कहा है कि देखिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल तैयार थी, अगर मैंने कोई गलती की है मैं, उसने माफी भी मांगी, उसने माफी मांगी और वो तैयार थी अपने व्यवहार में, अपनी उस पर काम करने में, सुधार करने में, और लोगों के लिए काम करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। ऐसा नहीं था कि वो एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नहीं मैं तो नहीं वो करूंगी, ऐसा नहीं था। उसका व्यवहार बहुत सौम्य लगा मुझे, और वो उसने ये भी माना, हो सकता मुझसे गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही जनरियस और ह्यूमन बीइंग माना जा सकता है। और आप उसको जो है गलत इतनी जवान लड़की, मतलब अभी भी तो आ रही है ना। और दूसरी बात यह है राम प्रसाद जी, मैं आपके साथ ही जोड़ते हुए कहना चाहूंगी कि जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है, उस लड़की के पास, उस रश्मि के पास पूरा आत्मविश्वास है, आत्मबल है और समझ है। दूसरी चीज, जो उसने अतीत में किया वो अतीत था, और उससे बनने की प्रक्रिया में उसने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, तब वो अध्यक्ष बन सकी।
बन तो सके। अतीत में जो उसने किया उसको लेकर के अब अध्यक्ष बनने के बाद, क्योंकि व्यक्ति जो है हर दिन अपना विकास कर रहा है, और अगर 5 साल पहले की ये बात है तो उसको उस अध्यक्षता के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि बाद में वो थोड़ा सा भयभीत और आतंकित हो गई इन सारे लोगों से, इसलिए जिसे आप कह रहे हैं कि लोग अज्ञानता में कर रहे हैं, मुझे लगता है कविता जी, विभा जी, आप सभी लोग सहमत होंगे कि ये एक रैकेट है जो हाँ, बहुत ही मैं वही कहना चाह रही सूझबूझ हूँ। करके ये कर रहा है, ये बिल्कुल उसकी साजिश है, कोई अज्ञानता में नहीं कर रहा है। यही मैंने कहा, क्योंकि ये विश्व यही मैंने विश्व अगर कहा कि अज्ञानता भी है, जैसे एक नहीं मिनिस्टर नहीं, ने अभी मैं कहा, माफ कीजिए, सॉरी, अज्ञानता का संदर्भ आप इसको इस तरह से ना लें। अज्ञानता का मतलब ये माना जाना चाहिए स्कॉलरशिप में कि क्योंकि आप किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और फिर भी आप उस पर अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, तो आपको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इस संदर्भ में आप उसको लीजिए। हाँ, और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, मुझे तो थोड़ा अजीब लगा, खास करके जब मैं देखता हूँ कि भारतीय समाज पर कितने जुल्म कॉलोनियल पावर्स ने किए, और हमारे तो सारा धन वन सब ये लेकर आ गए थे। और वो महिलाओं पर भी, और वो एक महिला, खास करके मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ कि एक महिला होने के नाते भी बिल्कुल यंग लड़की है, जवान लड़की है, जो सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि वो भारत, अगर बाद में भारत में जाने के बाद भी वो बहुत सारे सुधार, बहुत सारी चीजें उसमें वो काम आ सकती थी, कर सकती थी यहाँ से अनुभव लेकर। तो ये सच है कि विश्वविद्यालय को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, और उसको शायद अगर वो कुछ उसकी मदद करते हैं ताकि वो एक गुड ह्यूमन बीइंग बन करके और एक बहुत अच्छी एक तरह से एम्बेसडर का काम कर सकती नहीं, थी। भट्ट जी, वो अभी भी गुड ह्यूमन बीइंग बनेंगी, और मैं समझती हूँ कि कल को वो भारत के लिए एक शक्तिशाली, एक ऐसा टूल बनेगी जो इनको एक्सपोज करेगी। जो आपने बात की अज्ञानता की, यहाँ गली में आते जाते कोई कह दे, ओ आर यू द वन हु वर्शिप्स एलिफेंट गॉड, उसको आप अज्ञानता कह सकते हो कि मैं मेरे चेहरे से लगता है मैं इंडियन हूँ, उन्होंने एलिफेंट गॉड देखे हैं, तो उसको कुछ कहना अज्ञानता कह सकते हैं। पर यहाँ एक मिनिस्टर उठ के कहता है कि स्वास्तिक को बैन कर दो, ये हिटलर का है, उसको ये कहने से पहले स्टडी करना चाहिए कि इंडिया का स्वस्तिक का क्या मतलब है, वो सबके लिए शुभ है, और हिटलर का जो साइन है वो क्या है। उसको आप उस बच्चे के साथ नहीं जोड़ सकते कि वो भी अज्ञानी है। वो अज्ञानी है तो अपनी जुबान बंद रखे या ज्ञान लेके फिर कमेंट करे। नहीं मैम, देखिए अज्ञानता, एक मिनट में फिर वही जो मैंने शुरू में बातें कही थी, ये तो एक इंसिडेंट आया, हम लोगों की नजर में आया, और अपना वो पिटीशन आई तो मैंने भी साइन किए और सबसे करवाए भी आगे होके। पर मैं ये कह रही हूँ कि आजकल यूनिवर्सिटीज वो नहीं है जो आपने जैसे पहले कहा, दीज आर ऑल बिजनेस प्लेसेस। अब ये फॉरेन स्टूडेंट्स को लेते, कोई जमाना था फॉरेन से अगर कोई लायक आता है, ब्रेन ड्रेन हम जिनको कहते थे, उसको ये फ्री एजुकेशन देते थे। अब उनसे यहाँ की अगर 1000 पाउंड है तो उनसे 3 टाइम्स मोर लेते हैं, 3000 पाउंड फीस लेते हैं। इट्स ऑल मनी मेकिंग। और इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो ब्रांड चलता रहे, एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज में ये इन्होंने काउंसलर रखे होते हैं। यहाँ जैसे एज दे से इट्स फ्री, एक लड़की को माहवारी 2 महीने ना आए तो उनको काउंसलर प्रोवाइड हो जाता है यूनिवर्सिटी में। और यहाँ एक लड़की को दे आर पुशिंग टू द लेवल ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड, और ऐसे ही अगर वो स्ट्रॉन्ग लड़की ना होती जीतने वाली तो वो सुसाइड के ब्रिंक तक जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां काउंसलर तो खुद जाते हैं ना, उनके पास कोई काउंसलिंग, जो पहले डिप्रेशन में है वो थोड़ी जाएगा कि जी मुझे काउंसिल करो, वो खुद ही इधर से देख के करते हैं। सो व्हाई ऑल दिस हैज बीन लैकिंग इन रश्मि's केस? इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स फ्रॉम द सरफेस। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ये सिंपल है। देखिए, मैं जहाँ अज्ञानता की बात कर रहा हूँ वो उसको आप हिंदी में धृष्टता समझ लीजिए जी। राम प्रसाद जी, मुझे और कविता जी, मुझे ये कहना एक छोटी सी बात है कि इन देशों में, यूरोपीय देशों में
कोई किसको अपना पार्टनर बनाता है उस समय तो कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो निग्रो से शादी कर रही है या डच से शादी कर रही है या यूरोपीय से शादी कर रही है और किस देश की कर रही, माने जब कोई अपना पार्टनर चुनता है तब कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जब कोई इस दूसरे देश से कोई स्त्री शक्ति बन के काम करती है तो उसका हस्तक्षेप और उस पर विरोध होता है। तो इसका मतलब है कि शक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतवर्ष की स्त्री शक्ति के पास एक अपनी विरासत है, उसके पास देश का और संस्कृति का जेनेटिक कोड है जो कई वर्षों पुराना है, जो काम करता है। तो मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि इन देशों में जहां हर बात पर टैक्स और जहां कार 5 मिनट ज्यादा खड़ी हो जाए तो आपको एक मिल जाता है, जहां कानूनन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, वहां लाइफ पार्टनर चुनने की इतनी आजादी दे रखी है। उसका कारण ये है कि खुद समृद्ध, ये देश समृद्ध होना चाहते हैं दूसरे देशों के टैलेंट को लेकर के। एक चीज अगर मैं आप पुष्पिता जी allow से करें- आग्रह करूंगी, मैं पुष्पिता जी से आग्रह करूंगी क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से निग्रो शब्द बोलना प्रतिबंधित है, तो हम इन ऐसे तो उसकी जगह क्या शब्द कहा जाएगा, क्या शब्द Black. कहें? ये पर आपको ब्लैक्स कहा जाता है। आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन देशों में, यूरोपीय देशों में, राम प्रसाद जी भी सहमत होंगे, यहाँ निग्रोस को निग्रो कहने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं, जर्मनी में वो प्रोहिबिटेड में भी है, नहीं। जर्मनी में नहीं। आशीष जी को ले लेते हैं। अमेरिका में भी है। जी, आशीष जी अच्छा, बहुत नहीं, देर से नहीं, सुन रहे माफ हैं। कीजिए, मैं सिर्फ एक चीज उसको अपना जो थोड़ा सा वो पूरा कर लूं, फिर और हमने तो कविता भी लिखी है साफ साफ, 5 ठीक, साल ठीक, पहले ठीक। की कविता है, जी, जिसमें कि एक हिंदुस्तानी लड़की एक गोरे से शादी करती है, तो जब उससे संतान पैदा होती है तो वो बड़े ध्यान से देखती है कि उसके आंखें किस रंग की हैं, उसका रंग हमारा होगा या बाद में बदल करके हमारे पति का हो जाएगा। तो ये जो वो पार्टनर है उसका, उसकी संतान की वो माँ है, बावजूद उसके ये कसक, ये उस देश की संस्कृति से उसके भीतर पैदा हुई है। मैं ये कहना को ले चाहता लेते हैं। हूँ, राम मैं जी, ये कहना चाहता हूँ, आशीष जी को ले लेते हैं। आशीष जी बहुत देर से सुन रहे लेकिन हैं। मैं शांति से। एक चीज पूरी कर लूं, फिर आप उसमें आप वो कर सकते हैं। मैं जो आपने विभा जी ने जो बात कही, ये सच है। देखिए, ये सारी घटना स्थल जो है वो इंग्लैंड है, ऑक्सफोर्ड है, लेकिन ये इस पर ये ध्यान देना जरूरी है कि उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित है, ये शामिल है। उसमें आप देखिएगा, अगर मेरी जानकारी सही है तो उसमें अधिकतर जो है वो एशियन लोग शामिल हैं, और जो फैकल्टी है, जिस फैकल्टी ने लिखा है, वो भी भारतीय है। तो उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये सिर्फ गोरों ने वो नहीं किया, उसमें ज्यादा दखल दिया है, नहीं दिया है। बिल्कुल मैं आपकी इस लेकिन बात से लेकिन सुनिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे बीच में भारत के लोग ही, जो हम कहते हैं ना कि जो गोरे तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज अभी भी है, तो वही काले अंग्रेज जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो समझ है, जितनी समझ है, देखिए 2 चीज बहुत जरूरी है जानना। 1-2 चीजें, जो ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं, वो पढ़ते हैं, वो विदेशों में पढ़ते हैं, ये जो भी है, उनकी समझ इतनी रह जाती है कि वो भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं। उनका जो वो मतलब, मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ कि they are always working to justify, to please their bosses. और ये मुझे इसी तरह का कुछ केस लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया और किसी को कि उन्होंने अपना एक ग्रुप तैयार कर दिया, और उसके आधार पर जो है, क्योंकि उसका प्रभाव जो मैंने देखा कि जब आप भारत सरकार को इसमें ला रहे हैं कि भारत सरकार ने इस पर पैसा खर्च किया है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो इस पर तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय कुछ नहीं कहेगा। विश्वविद्यालय के संज्ञान में जब बात आएगी तो वो पूरी तरह से, मुझे आशा है कि वो पूरी उस पर विचार करेंगे, और एक मैकेनिज्म होता है हर विश्वविद्यालय का, और मुझे आशा जरूर है और लगता भी है कि वो लोग इस पर स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं या देंगे। जी, आशीष जी को ले लेते हैं। आशीष जी को ले लेते हैं, प्लीज। भट्ट जी, ये क्लियर कीजिए, आपने क्या बात कही कि भारत सरकार ने इसमें पैसा खर्च किया है? नहीं, किसी ने इस बात को उठाया है, उसमें मैंने पढ़ा है, और वो रश्मि ने, उस लड़की ने स्वयं एक इंटरव्यू में कहा है, संजय दीक्षित में को जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो उसमें ये बात भी आती है कि किसी ने उन पर ये भी इल्जाम लगाया कि भारत सरकार ने उसको पैसा दिया, जो कि बिल्कुल मतलब सरासर गलत है, सच नहीं। बिल्कुल ये बात कही है उसने इंटरव्यू में अपने,
कि तो मैं लोगों सिर्फ ने वही जो कहना आरोप लगाए हैं, लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है मनगढ़ंत। कि जैसे भारत सरकार इसको ये प्रायोजित है, ये लड़की है ना, ये तो ये बिल्कुल सब चीजें निराधार हैं। है। हाँ, सरकार ये- वो राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दे का। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि कम से कम हमारी संस्थाओं को, जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को, संस्थानों को हमें बचाना चाहिए कि वे जो शोर है, भीड़ है, विवेक से निर्णय करें। ये निर्णय इस तरह से नहीं होते हैं। और एक सभ्य समाज में जो जितना शोर डाल रहा है, क्योंकि यह अन्यथा इसका दुरुपयोग और प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि अब सभी लोगों को पता लग गया है कि हम यदि शोर डालते हैं, हम जो हल्ला ज्यादा डाल लेता है उसकी बात अंतिम सत्य मान ली जाती है। तो हल्ला, इस पर विचार नहीं होता कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो हम सही और गलत का, सच और झूठ का, उचित और अनुचित का अंतर निर्णय अब हम इस बात से करते हैं कि कौन लोग अधिक शोर मचा रहे हैं, है ना। पर नहीं, उनके कविता उनके जी, शोर मचाने से हमारी कविता बदनामी जी होगी। क्षमा चाहता हूँ, ये आशीष जी को कहीं और भी जाना है, उनको ले लीजिए प्लीज, नहीं तो, और समय की भी थोड़ी सीमा है, इसका भी ध्यान रखें। तो आशीष जी को ले लें आप प्लीज। हाँ, आशीष जी आइए, आप अपनी बात कहिए। जी जी, रश्मि जी के बारे में मैं सुन ही रहा था। हम सब ने अपने अपने विचार रखे हैं और अपनी अपनी ओर से हमने, अभिषेक जी वगैरह ने काम भी किया है। अभिषेक जी, आपको मेरी उसमें कहीं पर आप लगे कि मैं भी उसमें कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ किसी लेवल पे या किसी मंच पे भारत में, या मुझे लगता है भारत में भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। कुछ पटल हैं, हम वहाँ पे उठा सकते हैं, सिर्फ यहीं पे करने से नहीं होगा, यहाँ भी करना चाहिए। वैसे इसमें एक एक वाक्यांश दूंगा। एक एक जैसे 2018 की बात है, जब वो लिंचिंग वाला जो इंडिया में हुआ था, अलखाक वाला जो केस था, अखलाक वाला केस। तो मेरे बराबर में ऑफिस में मेरा जो टीममेट बैठता है, स्टीव, वो अपने मॉनिटर पे बीबीसी खोल के रखता है और हर 40-50 मिनट्स पे वो बीबीसी पे जाएगा, वर्ल्ड पे जाएगा, एशिया पे जाएगा, इंडिया पे जाएगा, देखेगा क्या यहाँ पे खबर है। और उस टाइम ये खूब होती थी ये खबर, इसकी लिंचिंग की। तो वो मुझे कहता, लुक ऐश, व्हाट्स दिस, क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप, किल पीपल, व्हाट यू आर डूइंग। तो मतलब मैं 2-3 दिन लगातार हो गया, मैं झुंझला गया। तो मैंने क्या किया, मैंने भी एक लिंक खोला, फिर मैंने कहा इसको रोकने का कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो मैंने गूगल पे उसको खोल के रखा, जालियांवाला बाग कांड। मैंने कहा लुक, जलियांवाला, असल में उसका नाम है जलियांवाला बाग कांड। मैंने जो 13 अप्रैल वाला जो था, 1919 वाला, तो मैंने उसको खोल के दिखाया। मैंने कहा कि ये कर रहे थे आप लोग, इसकी तो छोटी ही लिंचिंग हुई होगी अभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो यहाँ पे हैं वो अधिकांशतः या तो जागरूक नहीं होते हैं या होना नहीं चाहते हैं। जी। या जैसे भी अभी राम जी ने भी बोला कि हम यस बॉस वाली उसमें रहते हैं, है ना, काफी समय उसमें निकल जाता है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। अब इतने सारे फ्लायर निकलते हैं, जैसे, ठीक है, लेकिन ये 13 अप्रैल आया गया, एक भी फ्लायर हमने नहीं देखा। गांधी के मौत के ऊपर हमें दिख जाएगा कि गोडसे का फ्लायर आ गया है, एक राइट विंग के तरफ से। तिलक के बारे में कोई फ्लायर नहीं आएगा, लाठी मार मार के मार दिया उन्होंने। नहीं, देखिए, तो वसंत आया, वसंत पंचमी आई, पूरे साहित्यिक, जिसे प्रबुद्ध वर्ग कहना चाहिए, वसंत पंचमी के गीत गाए जा रहे हैं, निराला की बात हो रही है, ऋतु की भी बात हो जाएगी। हकीकत राय किसी को सिरे से याद नहीं आते हैं, जबकि पंजाब में पूरा, मतलब हकीकत राय के बिना आप भारत को ऐसे काट छोड़ देते हैं कि जैसे हमारा उससे संबंध नहीं है। एक इन चीजों को क्षेत्रीय बना देते हैं कि वो एक क्षेत्रीय व्यक्ति या क्षेत्रीय बलिदान था। तो यह तो है, हमारी जो सामाजिक स्मृति है ना, वह बहुत कमजोर है और हम बहुत उसमें पिछड़े हुए हैं और हम याद नहीं रखते हैं चीजों को। और मेरी और भट्ट जी की कई बार इस विषय पर बात हुई है और बड़ी गंभीरता से हम इस चीज को, इस मुहिम को थोड़ा लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि हमारी सामाजिक स्मृति में ये सारी चीजें
कैसे सुरक्षित रहें, और फिर हम तदनुसार अपने आज के आचरण और एक्शन पर बल दें और निर्णय करें कि क्या हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उससे बड़ी हमें दृष्टि भी मिलेगी और सहायता मिलेगी, और बहुत सारी चीजों से हम बच भी जाएंगे, हमारे पास सामना करने का एक आ जाएगा। जी तो नहीं, अच्छा लगा आप जुड़े आशीष जी। और बस मैं ये चाहूंगी कि परिचर्चा में जो जो सम्मिलित होना चाहे ना, तो एक बार थोड़ा पहले यदि उस विषय में कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो कल से जैसे बात चल रही थी पहले सूचित कर दें, पूर्व सूचित कर दें, क्योंकि जो पैनल बनाया जाता है फिर बाद में अंतिम समय में उसमें हेरफेर करना उचित नहीं लगता। तो यदि कोई बहुत वैसे विचार कर सकते हैं तो हम लोग पहले एक तय कर लिया करें, और अच्छा लगेगा हमें अधिक से अधिक। और युवा चेहरे जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और उनके अपने अनुभव हैं, जैसे उन्होंने यह घटना सुनाई, उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा था। और विभा जी कुछ कहना चाहती हैं? विभा जी को हमने पूरा समय नहीं दिया, बीच बीच में छुटपुट बोली हैं। हाँ नहीं, मैंने अपने विचार साथ साथ जोड़ जी, दिए, 2 मिनट जिसको सुना, मुझे पर मैं जाना है, मैं आप क्षमा चाहूंगा, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं फिर अगली बार ज्वाइन करूंगा। ठीक हाँ है? अगली बार आप आपको सबसे पहले सुनेंगे। ठीक है, थैंक आशीष यू। जी धन्यवाद, आशीष जी धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जुड़ने के लिए, अच्छा आशीष जी लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी आपसे तो पुरानी मुलाकात है। जी पुष्पिता जी प्रणाम। मैंने जी आपको बिल्कुल, कहा तो जाए मैं कि विभा जी से मैं विभा जी को करती हूँ, क्योंकि हमारी जी पुष्पिता रिकॉर्डिंग जी फिर और मिलेंगे। चर्चा सत्र आगे बढ़ जाएगा, हम औपचारिकता में बाद में जाएंगे, पहले विषय नहीं, पर बात मैं करेंगे। 2 बातें करना चाह रही थी। जैसा आपने कहा था ना मॉब मेंटालिटी की बात, वो भीड़ का मनोविज्ञान यही होता कि हमने कौन से पहचान में आना, तो जो आता जाता टांग मार जाओ। पर ये मत भूलिए कि उस मॉब मेंटालिटी के पीछे भी कोई सूत्रधार होता है जो उसको शुरू करता है, जो तीली लगाता है। ठीक है, अब ये बात तो यूनिवर्सिटी की हुई है, उसको अभी जैसे उन्होंने बताया कि उसको पॉलिटिसाइज कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया जैसे, पर ये इधर हर तरफ से ये चीजें होती है, और ये उसको क्यों उस तरफ खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो कविता जी जैसे आपको पता ही है कि मैं तो दोनों तरफ से जुड़ी हुई हूँ, ब्रिटिशर से भी और इंडिया से भी, तो मुझे इनकी मेंटालिटी की भी पूरी समझ है। यह अंग्रेज लोग या पॉलिटिशियंस कह लीजिए, इंडिविजुअली तो चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई हो, ABC, इंडिविजुअली एवरीबॉडी इज वेरी नाइस, सबको साथ में रहना अच्छा लगता है, और रहते हैं लोग, सब रहते हैं। पर जब वो आ जाती है ना, चाहे अस्मिता की बात आ जाए, चाहे अपना जो एक माइंडसेट है सुपीरियॉरिटी का कि हमने राज किया, वो आ जाए, तो वहाँ बिल्कुल सीन दूसरा हो जाता है। तो उस हिसाब से चाहे ये यहाँ लेबर पार्टी वाले कुछ हिंदुइज्म के खिलाफ कहें या कोई भी पार्टी हो, इतने साल हो गए सेकंड विश्व युद्ध हुए, किसी को नेपाल के गोरखों को सम्मान देने का ख्याल नहीं आया। पर अब क्योंकि उनको नेपाली हिंदुइज्म की मेंटालिटी को इंडिया से तोड़ना है, तो वहां से खींच खींच के कब्र में टांगे पड़े हुए लोगों को सम्मान दे रहे हैं। सिखों को यहाँ उभार उभार के, पगड़ी वालों को अखबारों में तस्वीरें आ रही हैं, टीवी में उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं। हम लोग इतने अपने आप में मस्त हैं कि वी कांट रीड ध्यान बिटवीन नहीं द देते। लाइंस हाँ, व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग। और जबकि एक समय था, इसीलिए यूनिवर्सिटी लादेन की में पगड़ी देखकर ये लोग अंतर नहीं करना जानते थे कि लादेन कौन है और सिख हाँ, कौम, वो किसकी लादेन पगड़ी का कौम क्या वाली अंतर नहीं है, है ना, और और उनकी हिटलर सिखों का की और हत्या कही गई स्वास्तिक का थी क्या पगड़ियां अंतर देख है। के। तो ये जो हुआ है रश्मि के साथ, इसमें एक ह्यूमन जेलसी भी है, अभी ये जीत गई, और उसके बाद जिसको जो मैंने कहा कि सूत्रधार हैं जो पीछे तीली लगाने वाले, कोई स्ट्रॉन्ग पावर होती है तो मॉब मेंटालिटी में जोश आता है। दैट इज माय ओपिनियन, नॉट ओनली ओपिनियन, मेरे मुझे ये पता है ऐसी काफी चीजें होती हैं, तो इसलिए भी हमें ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। नहीं, मैंने मेरा हम आप सभी यूरोप और अमेरिका इत्यादि में रहते हैं, हम जानते हैं कि लिखित रूप में ओपन ऊपर सरफेस पर नहीं पता लगता कि किस तरह का एक रेसिज्म है, लेकिन जब नाम बदलना पड़ता है, जब कोई भारतीय व्यक्ति या कहीं और का व्यक्ति, उसे यदि मुख्य धारा में अपना स्थान बनाना है,
तो उसे अपना नाम बदलना पड़ेगा। हमारे बच्चे वह सब नहीं ले सकते। हमारे बच्चे कितने भी मेधावी हों, कितने भी योग्य हों, कितने भी हों, वे सब रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं लेगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां उन्हें स्थान नहीं मिलेगा। जहां हमारे लोगों ने स्थान बनाया मेडिकल इत्यादि में या विश्वविद्यालयों में थोड़ा, वहां इसलिए क्योंकि वहां का जो स्थानीय समुदाय है वहां उनकी बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां उन क्षेत्रों में हमारे बच्चे, थोड़े भारतीय बच्चे थोड़ा स्थान बना लेते हैं, पहुंच जाते हैं पदों पर या कुछ। लेकिन नहीं तो मुख्य धारा में हमारे बच्चों के लिए भविष्य उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे डिस्क्रिमिनेशन कहें या रेसिज्म कहें, यह होता है और अलिखित रूप से होता है। आपसे पूछा जाता है आप किस के हैं, आपका नाम देखकर, आपकी बैकग्राउंड, आपकी एथनिसिटी देखकर आपके बारे में निर्णय लिए जाते हैं, और ओपनली कोई नहीं इसे कहता, लेकिन सभी जानते हैं ऐसा होता है। हम लोगों की एक और कमी है, जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर्म तो हर जगह है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर बिहाइंड द सीन उसको कैसे रीड किया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, वो तो बाहर नहीं आता। तो एट द सेम टाइम कि हम लोग भी जिनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई है, हम उसको गंवाना नहीं चाहते। इस कंट्री में आंदोलन या जिसको हम कहते हैं कि विद्रोह क्यों नहीं होता कि वो मुंह में निवाला डाल छोड़ते हैं अपने बेनिफिट देके, और हम कहते हैं हमारा वो बेनिफिट ना चला जाए इसलिए जूते खाते रहो, चुप रहते हैं। तो ये कमी भी है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिल गई वो कहता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और तेरी कहाँ होती है जी, हम लोग भी तो इंडियन है, हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, वो फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी का गान गाते रहेंगे। तो इन सब चीजों को बड़ी बारीकियों से देख के, बिटवीन द लाइंस पढ़ के, फिर जो जागरूक लोग हैं उनको स्टैंड उठाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम इस परिचर्चा के अंतिम क्षण, अंतिम मिनटों में हैं। मैं एक बार अभिषेक जी से, क्योंकि अभिषेक जी ने परिचर्चा प्रारंभ सूत्रधार के रूप इस चर्चा का सूत्रपात किया था पहले वक्ता के रूप में, मैं अभिषेक जी से एक बार एक छोड़ा उनको कहूंगी कि वे इसमें कुछ जोड़ें, और फिर हम इसके समापन की विधिवत प्रक्रिया में जाएंगे। बहुत अच्छी परिचर्चा हुई, बहुत सार्थक परिचर्चा हुई। हर बिंदु पर बड़े गहन, बड़ी सटीक, सूक्ष्म दृष्टि से हम लोगों ने देखा, बात किया। हर सामाजिक है, चाहे उसका अपना जो परिवेश है, पॉलिटिक्स है, सारी बातों पे मुझे चर्चा हुई। बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि सार्थक विचार विमर्श हुआ। और इसमें मैं बस ये कहूँगा कि हमें नहीं मालूम कि पूरा क्या हुआ, पूरा जो किसका क्या उसमें रोल था, किसने क्या किया, नहीं मालूम। लेकिन ये हमें इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप पता कीजिए कि क्या हुआ, इससे ये दोबारा ना हो। किसी को दोष नहीं कर रहा है, किसी का दोषारोपण नहीं है। बहुत सारी जो सामाजिक बातें, ऐतिहासिक बातें वो तो इसमें आ जाएंगी, लेकिन इस विशेष जो घटना है, इसमें क्या हुआ, किसका क्या किरदार था, वो आप यूनिवर्सिटी ही इस स्थिति में है कि उसको पता कर सकें। तो आप उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप पता कीजिए, और जो सही है, जो सच है, उसको लेकर आइए, और उस हिसाब से जो जिस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए वो आप कीजिए। हम तो इतना ही कर। बिल्कुल, it should not be brushed under the carpet। मैं बस अब यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहता है आधे एक मिनट में। जी कविता जी, इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये कि अब कोई दूसरी रश्मि जैसी स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी। इसको जितने अधिक लोग सुनेंगे, जानेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था कैसी है, और इतने आत्मविश्वास के साथ इसे भी झेलना चाहिए। तो कोई दूसरी अब रश्मि जैसी कन्या नहीं होगी जिसे कि अपने मन से निराश होकर के त्याग पत्र देना पड़े, ये स्थिति नहीं आएगी। यही इसकी उपलब्धि है, और इसके लिए आपको और अपने सभी मित्रों को बधाई और शुभकामनाएं। अभिषेक जी, विशेषकर आपको, मैं आप सबको धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, और जोड़ना चाहूंगी कि दो चीजें हम अपने साथ, अपने दर्शकों और इसे जब ये सुनने वाले हमारे मित्र साथी हैं उन सब कहना चाहते हैं। पहली बात, हम इस घटना से यह सीखें कि यह घटना, यह परिचर्चा
या जितने भी तथ्य कहे गए हैं, भले ही रश्मि सामंत के साथ जोड़कर कहे गए हैं, लेकिन रश्मि सामंत ही अकेली हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये सारे इससे जुड़े हुए जितने विषय थे, रश्मि सामंत की बजाय मुद्दा वे प्रश्न है हमारे, और उन सब चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखें, ताकि फिर इस तरह का हम एक ऐसे समाज का निर्माण न करें। और भारत में भी हम ऐसे समाज का, हम जहां भी रहते हैं, अमेरिका धरती पर रहते हैं, यह भी हमारी धरती है, पूरा विश्व हमारी धरती है, मातृभूमि जैसा है। क्योंकि धरती के टुकड़े नहीं है कि एक भूमि माँ वो है, दूसरी भूमि, धरती जितनी भी है समुद्रों से घिरी हुई, यह सारी धरती हमारी माँ है। और हम इसे इस तरह न बांटे अपने वैमनस्यों के कारण, और इस पूरी उससे समझें कि जहां भी हम रहते हैं वहां के समाज को उन्नत करने के लिए जो भी योगदान हम दे सकते हैं वह देते रहें। और किसी के साथ भी, यदि कल को एक पाकिस्तान की लड़की, एक चाइनीज लड़की, या किसी और भी देश के, अफ्रीका मूल की लड़की, किसी के साथ भी इस तरह का भेदभाव यदि होता है इस कारण कि वह मूल धारा के उतने उसमें नहीं है, मूल धारा में नहीं है, तो हम ऐसे प्रत्येक अन्याय के विरोध में हैं और उसका समर्थन नहीं करते हैं। और रश्मि सामंत के बहाने उन सारे विषयों को की हम निंदा करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी अगली पीढ़ी के बच्चे बच्चियों, क्योंकि भारत से छात्र लगातार अमेरिका आते हैं, उनके लिए यही एक सरल मार्ग है विदेशों में जाने का, अनुभव लेते हैं और फिर जॉब भी ले लेते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहूंगी, माता पिताओं से भी कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर यदि आप कुछ डालते हैं, जैसे हम एक कहते हैं ना कि हम संसार को नहीं बदल सकते, हम कम से कम अपने आप को बदल लें जब तक संसार नहीं बदला। तो जब तक यह सारा समाज और प्रक्रिया और तंत्र नहीं बदलता, तब तक कम से कम हम अपने आप को यह सावधानी अवश्य बरतें कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया के प्रयोग के खतरों से सावधान करें, उन्हें सचेत करें, उन्हें प्रयोग की काउंसलिंग दें कि इनको कैसे प्रयोग करना है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। नहीं तो छोटी छोटी बातें उसने बचपने में चिंग चैंग लिखा होगा, उसे नहीं कभी दूर तक सोचा होगा, बच्चे होते हैं, कि इसके ये सब अर्थ भी हो सकते हैं, कि यह कोई नस्लवाद की बात हो सकती है, इसमें भेदभाव की बात सोची जा सकती है। तो मुझे लगता है हम अब औपचारिकता इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। शीघ्र अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। कविता जी एक छोटे से एक एनेक्डोट सुनाना चाहूंगा बंद करने से पहले। सनातन धर्म पर किसी ने कुछ बोला, तो मैं एक एनेक्डोट बताना चाहता हूँ। मैं तो बहुत छोटा बच्चा था और मेरा जन्म हुआ है बहुत हिमालय में, जहाँ लोग अंग्रेज लोग कभी गए भी नहीं होंगे और वहाँ के लोगों ने कभी अंग्रेजों को देखा भी नहीं था। आप सच बता रहे हो, सही कहानी। तो जब बच्चा था तो वहाँ वो शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं, जैसे वो पूजा होती थी और वैसे करते थे। तो वहाँ तो सिर्फ हिंदू ही थे, कोई और थे ही नहीं, सिर्फ हिंदू, और ब्राह्मणों का गांव है। तो जो शब्द थे वो थे कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो उस समय वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कभी किसी दूसरे, मतलब उनकी दुनिया वही थी सच में। उन्होंने कभी, यहाँ तक कि जो प्लेन्स के लोग आते थे उनको विदेशी कहा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने विदेश की तो उनकी कोई कल्पना ही नहीं थी। उनका तो विश्व की जो कल्पना है वो, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो सनातन धर्म के संदर्भ में लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत अलग है। जो बिल्कुल, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसमें विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व है ना। मैं तो एक बात बड़ी बार, कई बार अपने बातचीत में कह चुकी हूँ कि लोग कहते हैं कि वैश्विकता आ गई है, ग्लोबलाइजेशन को वैश्विकता कहते हैं, और मैं कहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन की जो वैश्विकता है ना, और जो भारतीय में जिस वैश्विकता की बात की है, उनमें आमूल चूल जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि हमारी जो वैश्विकता है वह विश्व परिवार की वैश्विकता है, और यह जो ग्लोबलाइजेशन है यह विश्व बाजार के लिए है। ये और बाजार और परिवार में यह अंतर है कि परिवार में हमेशा परिवार वही होता है जहां अपने से पहले दूसरे का हित सोचा जाता है, लेकिन बाजार होता है जहां दूसरे से पहले सबसे पहले अपना स्वार्थ सोचा जाता है। तो परिवार और बाजार की मूलभूत अंतर है एकदम। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था
कि जो भी खलीग से जो भी लोग भारत में धर्म की जो परिभाषा करते हैं या करते हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि जो दिल्ली में दिख रहा है या जो किसी बड़े शहर में दिख रहा, भारत सिर्फ वही नहीं है, भारत उससे कहीं कहीं ज्यादा है और उसकी बहुत सारे लेयर्स हैं। तो आपको उन लेयर्स में जा करके बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ एक वाक्य कह करके आप उसकी इतिश्री कर लें, उससे मिस इंटरप्रिटेशन जो चला जाता है। तो ये मुझे लगता है इसी संदर्भ में मेरा जो अज्ञानता की जो मेरा कहने का तात्पर्य था वो यही था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। और भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा और हमारा इतिहास इसका प्रमाण है कि हमारा दर्शन हमारे संस्कारों में कितना निहित है। भारत ने आज तक कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो इसी से पता लगता है कि हम अब इस दर्शन को किस तरह जीते हैं। तो इस अच्छे मोड़ पर, इस विश्व बंधुत्व और समानता और प्राणियों में सद्भावना की कामना के साथ जो भट्ट जी ने कहा, मैं अपने सभी चर्चाकारों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज की परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।